Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. Right? In a previous lecture, हमने discuss करा था second chapter of business studies, that is principles of management. हमने एक छोटा सा चैप्टर था लेकिन हमने अपना प्रिंसिपल्स जो होते हैं मैनेजमेंट के वो भी कर लिया, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कर लिया, टेक्निक्स भी कर लिए थे। तो हमने डिफरेंस भी कर लिया था हेनरी फ्योल का और टेलर के व्यूज का। हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ द मैनेजमेंट एंड एफडब्ल्यू टेलर इज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में ये करा था और आज हमारी क्लास एक फ्रेश चैप्टर से स्टार्ट होगी जो बहुत ही छोटा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। राइट, ये बहुत बेसिक, इसका कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं है, ये बेसिक वाली थियोरी है। सो इसको थोड़ा सा आपको याद ही करना पड़ेगा इस चैप्टर को। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट। The term business environment भी means business environment में आते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड पर्सन सारे, whether they are employees, whether they are mean to say outsiders, customers, right, outsider competitors, all are included in a business environment. Some are of internal nature and some are of external nature, right? So the term business environment means the term business environment means sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but they may affect its performance. Okay, so the term business environment means sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of a business enterprise, but they may affect its performance. In simple term, we can say anything which affects the business directly or indirectly covers under the business environment. Okay जी, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इट मींस कि जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका सम टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है। दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर बिकॉज it is the sum total of all things external to business enterprise comprising of social, political, economic, legal and technological factors. Okay ji, specific and general forces. Second feature is specific and general forces. Business environment both specific and general forces. जनरल फोर्सेस होते हैं जो जनरली सभी को इफेक्ट करते हैं, दैट आर इकोनॉमिक फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, राइट, एंड लीगल टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, एंटरप्राइजेस, ये हमें जो जनरल फोर्सेस होती हैं ये ना एंटरप्राइज को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, और जो स्पेसिफिक फोर्सेस होती है ना जो बेसिक पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट करती हैं वो होते हैं इन्वेस्टर्स,
right? Customers, competitors, and suppliers that affect individual enterprises directly. Okay ji. Now third is interrelatedness. Different elements of business environment are closely interrelated. Mean to say बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड ऑफ मेनी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स. मीन टू से अगर गवर्नमेंट ने या कोई पॉलिसी आई जिसमें अवेयरनेस हम कर रहे हैं लोगों की, अपनी हेल्थ को ध्यान रखो, अपने रेगुलर चेकअप्स रखो, अपनी ये टेस्ट किट्स, तो ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक वाली लैब्स के लिए डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में, और ऊपर से जो अपने किट्स वगैरह हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी जब लोग हेल्थ कॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे, जब हेल्थ अवेयरनेस होगी जनरली, तो उसमें तो ये इंटर रिलेटेड चीज होती है. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर विल हेल्प इन इम्प्रूविंग हिज लिविंग स्टैंडर्ड. जब इनकम एक कंज्यूमर की इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली उसके खर्चे भी इंक्रीज होंगे, मतलब उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगा. सो ये है जो इंटररिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, और ये बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ही मीन टू से इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं. थर्ड इज डायनामिक इन नेचर. Business environment is totally dynamic. Mean to say that by the term dynamic we means it is not fixed, it is flexible. That is क्योंकि business environment में ना कई बार होता है बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती है मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी आगे हमारी ऑब्सोलीट हो जाती है टेक्नोलॉजी. मीन टू से ऑब्सोल्यूशन मीन्स हमारी पुरानी जमाने की टेक्नोलॉजी है, ना हमें आउटपुट मिल पाता है उतना, और हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है. बाद मार्केट में ऐसे ऐसे मशीन आ गई है जिससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम है. सो ये थोड़ी सी फैक्टर्स होते हैं जो जिसमें कुछ जैसे अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज हो गया, शिफ्ट्स इन कंज्यूमर प्रेफरेंस हो गया, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन ट्रेंड, ऐसे वाले जो चीजें हैं ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चीजें होती हैं ये हमें बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं. ओके जी. ये हमारे नेचर, और हमारा नेक्स्ट नेचर है, फीचर है जो है अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मीन्स कि ना आज के सिनेरियो में ना कोई भी चीज सर्टेन नहीं है. वी डोंट नो व्हाट विल कम टुमारो, राइट? वी लिव इन प्रेजेंट दैट business environment is largely uncertain because it is very difficult to predict the future, such as technological changes, वही चीज, change in government policies, especially when changes are taking place at a fast pace. और complexity भी है. Next feature is complexity. Business environment is totally complex as it consists of numerous interrelated factors affecting business enterprises at the same time. Complex तो है, हमें पता नहीं लगता कि कौन सी चीज हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है. डायरेक्टली में तो हम मेजर ले सकते हैं कि हाँ भी अपने प्रोडक्ट वगैरह के साथ, बट मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत न्यूमरस चेंजेस आज के टाइम पे मार्केट में रोज आती हैं. सो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बिजनेस का. रिलेटिविटी. यस, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन. फॉर एग्जांपल आज हमारे कंट्री में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है. ठीक है जी. बाहर की फॉरेन कंपनीज हमारे में आ रही हैं, कईयों में क्लोज्ड इकोनॉमीज होती है कई कंट्रीज में, और क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है कि वैसा सिनेरियो बन जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, एंड कॉम्पिटिटिव नहीं रहता कईयों का अपना एनवायरनमेंट, तो कईयों की कंट्रीज में बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है. ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन ये चेंजेस होते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में. सो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. Okay, features of business environment are totality of external forces, specific and general forces, interrelatedness, dynamic nature, uncertainty, complexity and relativity. Okay, so these are the characteristics हो गया, features या nature. Answer is same. Next is importance or we can say benefits of business environment. हमें business environment क्यों पता करना है अपने, मतलब मैं अगर किसी चीज में अपना बिजनेस कर रहा हूं, किसी कंट्री में बिजनेस कर रहा हूं, मेरे को क्यों जानना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है, पहला इंपॉर्टेंस, इट अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. मतलब जो फर्म है ना, अगर मेरे को पहले से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से समझ लगी ना, तो मैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट में मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है ना वो सबसे पहले वेट कर सकता हूँ बाकियों के कंपैरेटिवली. अगर मेरे को पता लग गया कि कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या चल रही है आजकल बातचीत में, ट्रेंड में क्या है, आजकल लोगों के पास परचेजिंग पावर है कि नहीं है, मेरे को चीप प्रोडक्ट बनाने हैं, मेरे को एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाने हैं,
क्या डिमांड है, अगर मैं समझ गया ना मार्केट का सारा सिनेरियो, तो मैं अपनी जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में चल रही है उसको अच्छे से वेल कर पाऊंगा, ठीक है, सबसे पहले वेल कर पाऊंगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। मीन टू से इन शॉर्ट टर्म वी कैन से वी कैन डू अ स्वॉट एनालिसिस, strength, weaknesses, opportunities and threats, okay. By the term business environment, if we understand the concept of business environment of our business, that then we can able to know our strength and weaknesses, okay, and we also are able to know the opportunities and threats in the market also, right? So the same thing is written here. Threats refer to the negative trends which will hinder the performance of the enterprise. The businessman who are able to scan and understand the business environment on time get a warning signal to deal with such negative changes, okay जी. Next is it helps in tapping useful resources. हमें अगर पता लग गया कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कैसा चल रहा है, तो हमारे जो रिसोर्सेज है उसको हम अच्छे से वेल और जल्दी से टैप कर पाएंगे, ठीक है. सबसे पहले a good understanding of environment helps the firm to convert such resources into output required by the environment and the society. हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करके हम आउटपुट देंगे सोसाइटी को. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. मीन टू से कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस मींस हम चेंजिंग बिजनेस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ चल सकते हैं, हम पीछे नहीं रहेंगे, राइट, कि क्या चल रहा है मार्केट में वैसे. बिजनेस एनवायरनमेंट इज फास्ट चेंजिंग ड्यू टू turbulent market conditions, more demanding customers, changing technologies and increasing global competition. In order to cope up with such changes and derive benefit from them, managers must examine their environment and develop suitable action. Okay जी. Now next is it assists in planning and helps in policy formulation. अब बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हमें पता लग गया तो हम प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, और अपनी बिजनेस की पॉलिसीज अच्छे से बना पाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस. हम अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का अच्छे से पता लगा तो हम अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी अच्छा कर सकते हैं. सो क्या इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के? 7 वी हैव स्टडीड 6 पॉइंट्स. First is it enables the firm to identify opportunities and get the first mover advantage. Second is it helps the firm to identify threats and early warning signals. Third one is it helps in tapping useful resources. Fourth one is it helps in coping with the rapid changes. Now next is it assists in planning and helps in policy formulation. Next is it helps in improving performance. So बेनिफिट्स हो गए, फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है. अब है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशंस होता है एरियाज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पार्ट्स ऑफ बिजनेस, सब पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा, हम एक डायग्राम के साथ करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट में एक तो आएगा जी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकेंड वन इज सोशल एनवायरनमेंट, third one is political environment, fourth one is technological environment. सो ये हमारे चार हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से हमें पता लगता है कि इकोनॉमी कैसे चल रही है,
मीन टू से परचेजिंग पावर कैसी है लोगों की प्रेफरेंसेस कैसी है, लोगों में कैपेसिटी कैसी है, अर्निंग कैपेसिटी कैसी है। सो हमें इकोनॉमिक में पता लगता है, और सोशल से हमें पता लगता है लोगों की प्रेफरेंसेस, लाइक लाइफ मतलब एक्सपेक्टेंसी क्या है प्रोडक्ट से आजकल। सो हमें टेक्नोलॉजिकल से पता लगता है कि हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में चलती है। ये टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट भी बीच में है कि कौन सी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आजकल मार्केट में चल रही है। पॉलिटिकल की क्या पॉलिटिकल सिनेरियो, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज आजकल आ रही हैं, क्या उस पॉलिसीज में मेरे बिजनेस को कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो दीज आर द 4 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आपको क्वेश्चन में आया तो आपने फर्स्ट लिखना है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में लिखोगे द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द फैक्टर्स एंड फोर्सेस कंसर्निंग विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इट कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, टैक्स रेट्स, जो इकोनॉमिक सिनेरियोज में टर्म्स है वो सारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगी। कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? कंपोनेंट्स वही होंगे जो डेफिनेशन में आपने लिखे हैं, रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब उसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमने कर लिया। अब सिग्निफिकेंट इफेक्ट क्या होगा हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का? हमें अगर पता लगे कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्सेशन है, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस एक्सपेंस भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। दिस कॉज अ राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। कैसे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट करेगा? मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, हमारे टैक्स उसने इंक्रीज कर दिए, टैक्स रेट्स इंक्रीज करे तो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स भी हाई पे हम बेचेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स भी महंगे बिकेंगे बाद, राइट। सो दैट्स व्हाई ये इफेक्ट करेगा नेगेटिव इफेक्ट। विद एन इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट्स देयर इज अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर इन्फ्लेशन चल रही है बात तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। Next is rise in the per capita income. Per capita, by the term per capita income, we means the income of an individual, the average income of average earning of an individual, per capita income, and disposable income will lead to the increase in the demand for goods and services. मतलब अगर बंदे की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज है इकोनॉमी में तो वो उसकी डिमांड भी इंक्रीज ऑब्वियसली होगी, उसके पास पैसा है तो वो खरीदेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर पर कैपिटा, इसके इनवर्स में अगर पर कैपिटा इनकम उसकी डिक्रीज हुई होगी तो वो मार्केट से परचेसिंग पावर उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आएंगे? सोशल में क्या क्या आता है जी? सोसाइटी, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस within which business firms operate. It comprises of customs, traditions, values, social trends, etc. अब क्या आता है सोशल एनवायरनमेंट में? कस्टम्स, ठीक है। ट्रेंड, क्या ट्रेंड जा रहा है, क्या प्रेफरेंसेस है लोगों की, लोगों में कस्टम्स क्या चल रहे हैं और हम क्या प्रोडक्ट मतलब बेच रहे हैं, है ना। इसमें क्या होंगे कंपोनेंट्स? क्या होंगे? कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ एंड डेथ रेट्स, पॉपुलेशन शिफ्ट्स, कंजम्पशन हैबिट्स, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। कैसा होगा? मान लो हम एक सिटी में ना अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। मेरा जो काम है, मेरा बिजनेस अपना एंटरप्राइज है, एक सिटी में है और उस सिटी में ना मतलब एज फैक्टर है वो लगा लो, जो पॉपुलेशन है उसका 40% से ज्यादा है बच्चों का वो एरिया है, वहां सिटी में ज्यादा बच्चे रहते हैं, ठीक है। जो उनकी एज है नियर अबाउट 4 to 14, राइट, उस एज फैक्टर के लोग ज्यादा रहते हैं और मतलब ओल्ड पीपल मेरे सिटी में कम रह रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, मैं जिस सिटी में अपना बिजनेस कर रहा हूँ ना, मेरा बिजनेस में डिमांड किस प्रोडक्ट्स पे ज्यादा होगी? चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, ना कि उनके प्रोडक्ट्स पे कि जो मतलब बड़े बुजुर्गों के नीड्स हैं, जैसे नियर अबाउट स्पेक्स और ये वो, इन चीजों की नहीं। तो टॉयज, राइट, चिल्ड्रन के क्लोथ्स एक्सेट्रा, है ना। टॉयज हो गया, क्लोथ्स हो गया, गेम्स हो गई, या क्या वो चीज है मैं जो सिटी में कर रहा हूँ, क्या मेरा बिजनेस है वो उसके साथ रिलेट कर पा रहा है? तभी तो। अगर 10% लोग रह रहे हैं जो आफ्टर मतलब अबव 60 है और मेरी जो फर्म ही, मैं जो बिजनेस ही कर रहा हूँ वो सारा काम है मेरा अबव 60 वाला, मतलब तो फिर तो मेरी इनकम होगी ही नहीं। कैसे होगी? कोई खरीदेगा ही नहीं, क्यों? वहां लोग रहते ही नहीं है। सो मेरे को पहले देखना पड़ेगा कि सोसाइटी में किसका ज्यादा मार्केट शेयर है, कौन ज्यादा
पॉपुलेशन किस ग्रुप की ज्यादा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा हमारे बिजनेस में। और हम ये भी देखेंगे कि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है, हमारे लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ देखेंगे। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमने देखेंगे कि लीगल पॉलिसीज ग्रुप जो गवर्नमेंट की आ रही हैं, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो क्या मेरे बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है उस चीज का, क्या मेरा बिजनेस इनवर्स इफेक्ट हो रहा है, क्या उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं चेंजिंग ऑफ पॉलिसीज से। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं हमारे इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को करता है इफेक्ट। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आउटलुक ऑन बिजनेस सेक्टर्स, डिग्री ऑफ पॉलिटिशियंस ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है। इसके अब है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होती है टेकिंग, जैसे पता है आजकल रोज अपग्रेड हो रही है टेक्नोलॉजी, तो जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है तो क्या मेरी टेक्नोलॉजी पीछे तो नहीं रहेगी, क्या मैं चेंजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ अपने बिजनेस में वो चीजें ला रहा हूँ कि नहीं ला रहा हूँ, ताकि मेरे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी हाई हो, मैच कर पाए मेरे कॉम्पिटिटर से, और मेरा पर जो कॉस्ट है वो भी कम आए, ठीक है। तो इससे हमारा ये भी पता लग जाएगा। सो इसका मतलब एक हमारे ये है कुछ डायमेंशंस, और एक डायमेंशन एक और होती है, वो ना एक्चुअली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ ही रिलेटेड है, जैसे लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है कि जो लॉज हैं किसी कंट्री के या किसी एरिया किसी स्टेट के लॉज हैं, तो क्या वो लॉज को मैं समझूंगा, तो क्या वो लॉज जो हैं वो लॉज मेरी बिजनेस में क्या वो मायने। फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग अ कंपनी, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कंपनी फॉर्म में हूँ, और मेरे को क्या जानना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट के लॉज क्या कहते हैं। मेरी फैक्ट्रीज भी हैं, तो क्या मेरी फैक्ट्रीज एक्ट की मैं फुलफिल कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, क्या मेरे जो मिनिमम वेजेस एक्ट है जैसे कंपटीशन एक्ट है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मैंने कोई भी लॉ फॉलो नहीं करा तो एट लास्ट क्या होगा, मेरे पे लिटिगेशंस होंगी, मेरे पे सूट्स फाइल हो जाएंगे, मेरे पे पेनल्टीज पड़ जाएंगी। सो पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे मेरे को। जैसी मेरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं पार्टनरशिप में हूं तो मेरे को पार्टनरशिप डीड वगैरह रेफर करके और नॉर्मल लॉज रेफर करके, अगर मेरी कंपनी है तो मेरे को कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट और फैमा एक्ट, और अगर मेरी लिस्टेड है तो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, कंपटीशन एक्ट, ठीक है, ये सारा कुछ मेरे को रेफर करना पड़ेगा। सो इट इज अ लीगल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। सो हमारी 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, लीगल। सो वी कैन सी बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल दीस एनवायरनमेंट्स, ठीक है। पहले डेफिनेशन में बोला था बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल किन काइंड का, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया कैसी चल रही है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया क्या है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया जैसे मीन टू से हमारी क्लोज इकोनॉमी तो नहीं है, हमारी ओपन इकोनॉमी है। मीन टू से foreign companies can come in India and trade and can do business, right? LPG liberalized schemes and ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है आज की हमारी इंडियन इकोनॉमी। सो इकोनॉमी एनवायरनमेंट इन इंडिया कैसा है, ठीक है। These are economic environment in India consists of number of macro level factors which have an impact of business and industry. These are stage of economic development of the country, economic structure that is next economic form which allows both public and private participation in production process, infrastructure factors like banking, transport, fuels, communication, energy. मीन टू से हमें ना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया करना है, और उसके जो फीचर्स है ना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया के, उसके फीचर्स जो है, पहला फीचर है हमारी इंडियन इकोनॉमी, ये मैं पहले फीचर देखता हूं जब हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस था ना,
बिफोर इंडिपेंडेंस में हमारी इकोनॉमी के फीचर्स क्या होते थे कि हमारी रूरल इकोनॉमी होती थी. इंडियन इकोनॉमी was agricultural एंड रूरल. ठीक है जी, रूरल इन नेचर. ये मैं बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, और जो आफ्टर इंडिपेंडेंस होगा इससे इनवर्स होगा, ये याद रखना. ठीक है. सेकंड इज अबाउट 70% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. मैं मीन टू 70% अप्रॉक्स किसमें इंडल्ज थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में. मतलब अर्बनाइजेशन तो बिल्कुल थी ही नहीं, और मिनिमम 85% ना अप्रॉक्स जो पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में रहती थी. ठीक है. जो हमारी प्रोडक्शन होती थी ना, वो ना जो प्रोडक्शन होती थी वो लो टेक्नोलॉजी यूज करके होती थी, क्योंकि तब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए नहीं थे, तब मशीन्स वगैरह इतनी थी नहीं, तो बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी होती थी क्योंकि लो ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ. और इस हेल्थ का तो कोई हेल्थ सेक्टर भी हमारा बहुत वीक था इंडिपेंडेंस से पहले, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज्यादा थे. डिसीजेस एट वाइड स्प्रेड. ठीक है जी. और इस वजह से मोर्टेलिटी रेट्स भी हाई थे. मोर्टेलिटी रेट्स वर हाई बिफोर इंडिपेंडेंस. ये है हमारा सिनेरियो पुराने इंडिपेंडेंस से पहले का इंडिया हमारा ये था, जिसमें इंडियन इकोनॉमी ज्यादा काम क्या था, एग्रीकल्चर और रूरल इन नेचर की थी. 70% से ज्यादा लोग क्या काम करते थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, खेती करते थे. जो भी 85% अप्रॉक्स बंदे क्या थे जो विलेजेस में रहते थे. सिर्फ 25% लोग थे जो सिटीज में रहते थे. राइट. प्रोडक्शन लो टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, जितने में थी बहुत कम प्रोडक्शन होती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी लो थी. कम्युनिकेबल डिसीजेस वाइड स्प्रेड में थी. ठीक है. सो दैट्स व्हाई मोर्टेलिटी रेट्स वर हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ये तो सिनेरियो था हमारा जी बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बिफोर इंडिपेंडेंस. अब गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए थे इसके लिए? गवर्नमेंट ने इसको ठीक करने के लिए मेजर्स कुछ लिए. मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट. क्या मेजर उसने देख लिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? इनिशिएट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ उसने इनिशिएट किया कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो टू मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाए, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मीन टू से बैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लेके आए. ठीक है. टैक्स रेट्स में कुछ उन्होंने वो करा कि जिस वजह से मतलब लोगों में परचेजिंग पावर ज्यादा लाने की कोशिश करी, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए. सेकंड इज बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस. become self-reliant. Self-reliant means
सेल्फ रिलायंट क्या होता है? सेल्फ रिलायंट होता है सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब लोगों के ऊपर निर्भर होने से बजाय गवर्नमेंट ने कहा हम खुद की प्रोडक्शन कर रहे हैं, वी शुड बिकम अ सेल्फ रिलायंट. सो रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रिड्यूस इनइक्वालिटीज इनकम एंड वेल्थ. इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया. मीन टू से पहले क्या था कि रिच पीपल आर बिकमिंग मोर रिचर एंड द पुअर पीपल आर बिकमिंग मोर पुअर, राइट? सो जो इनइक्वालिटीज थी ना उसको रिड्यूस करने के मेजर्स लिए थे इनकम और वेल्थ की. ठीक है, मतलब उन्होंने कोशिश करी कि डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से इनकम हो, बट हो नहीं पाई. थोड़ी बहुत अभी भी पता है, जो अमीर है वो बहुत ही अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा ही गरीब है. सो इनइक्वालिटी, दिस इज ड्यू टू द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ. अडॉप्ट अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी. अडॉप्ट सोशलिस्ट पैटर्न based on equality. एक सोशलिस्ट पैटर्न अडॉप्ट किया बेस्ड ऑन इक्वालिटी. मीन टू से पहले क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस की इक्वालिटी नहीं थी कि कास्ट क्रीड के ऊपर बहुत सारे डिविजन्स थे. उसको ठीक करने के लिए सोशलिस्ट पैटर्न आया, सभी को मिल बांट के लाने का ट्राई करा कि जिससे कि इक्वालिटी आ जाए, इनइक्वालिटी को खत्म करने की कोशिश करी. ये गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स थे जी. अब आपको एक तो पता होगा 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स. एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? 1991 में एल पी एंड जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. पता क्या था 1991 के पहले ना हमारी इकोनॉमी ना क्लोज्ड इकोनॉमी थी. we don't allow the outsiders, mean to say the foreigners, to enter in the market and to do business. तो इससे क्या हो रहा था कि जो हमारे पास इनकम का साधन नहीं बन रहा था, क्लोज इकोनॉमी की वजह से कोई आ नहीं पा रहा था. इतने रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस थे कि कोई आने की यहाँ पे बिजनेस करने की सोच नहीं सकता था. तो यहाँ पे रेवेन्यू क्रिएशन, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत भर भर के हो गई थी. तो 1991 में रिफॉर्म्स आए, एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो इसके पहले क्या था 1991 के बिफोर 1991 क्या था सिनेरियो? गवर्नमेंट क्या फेस कर रही थी? एक तो था जी हाई गवर्नमेंट डेफिसिट, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट, गवर्नमेंट को बहुत भारी नुकसान हो रहे थे. सोरिंग इन्फ्लेशन, सोरिंग इन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन आसमान को, मतलब ऐसे थी इन्फ्लेशन थी, महंगाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी. सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस. ठीक है, सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था. सोरिंग इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट. इनको रिमूव करने के लिए 1991 में ये कंसेप्ट आया जी, एलपीजी. ठीक है, न्यू इकोनॉमी ये थी हमारी 1991 में एक आई, इसको कहते हैं हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कंसेप्ट आया एलपीजी का. अब इस पॉलिसी के फीचर्स हम करेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के
फीचर्स इनटू से 1991 में एलपीजी के फीचर करेंगे और ये क्वेश्चन आता है कि आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 की फीचर्स बताओ। तो फीचर्स हम करेंगे इस पॉलिसी में आया क्या क्या। ब्रॉड फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ब्रॉड फीचर, फर्स्ट फीचर था, पहले था कि गवर्नमेंट ने ना क्या किया था इकोनॉमिक पॉलिसी आने के पहले कि जो इंडस्ट्रीज थी कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंडर मिनिमम 6 था, मतलब 6 से ज्यादा होनी चाहिए थी। अब उसने लाइसेंसिंग कर दी 6 तक। मीन टू से द गवर्नमेंट reduced the number of industries under compulsory licensing to 6. De-reservation of a large number of industries under the public sector. De-reservation of a large number of industries under the public sector. इसको ध्यान से पढ़ो लाइन को। डी रिजर्व किया, रिजर्व नहीं किया। 1991 के पहले क्या था, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में था, पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट आया था ना एलपीजी में। एलपीजी मतलब प्राइवेटाइजेशन, मीन टू से जो पब्लिक सेक्टर की जो चीजें थी उसको प्राइवेटाइज करना। ये तभी प्राइवेटाइज हो सकती थी कि जो कि रिजर्व्ड कैटेगरीज थी ना, जो पब्लिक सेक्टर के अंडर ही आती, उसको प्राइवेट सेक्टर में लेके आए। मीन टू से डी रिजर्वेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड थी ना इंडस्ट्रीज, उनको डी रिजर्व किया। डी रिजर्व मतलब उनको हटाया ताकि प्राइवेट सेक्टर उन चीजों को इंडस्ट्रीज को चला पाए। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट of many public sector enterprise। मतलब क्या, पहले ना इन्वेस्टमेंट्स किसकी ज्यादा होती थी, पब्लिक सेक्टर की। सो कंट्रोल भी किसका होता था, पब्लिक सेक्टर का। तो अभी इसने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में किया, जो डिसइन्वेस्टमेंट थी उसने करी है पब्लिक सेक्टर की जो थी उसको मतलब वापस ले लिया कि ताकि प्राइवेट सेक्टर उस पर इन्वेस्ट करे। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है और प्राइवेट सेक्टर के कारण हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी ग्रो हो। इंक्रीज द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन इन एफडीआई अप टू 100%। ठीक है जी। अब पार्टनरशिप एफडीआई की करी उसने, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन इन एफडीआई। फॉरेन इक्विटी जो पार्टिसिपेशन थी ना एफडीआई में 100% कर दी। ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज। ऑटोमेटिक परमिशन मीन टू से पहले क्या था, अप्रूवल रूट, 2 रूट चलते हैं जब फॉरेन कंपनी ने इंडिया में बिजनेस करना होता है ना। एक होता है अप्रूवल रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। अप्रूवल रूट में ना परमिशंस लेनी पड़ती है गवर्नमेंट्स की, अलग अलग सेक्टर्स की, आरबीआई की। ठीक है। बट एक होता है ऑटोमेटिक रूट कि दरवाजे खोल दो कि वो सिंपल से आए, यहां तक की लिमिट है, अगर इसमें बिजनेस करना तो उसे कोई परमिशन ग्रांट करने की, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सो उसने भी थोड़ा सा कुछ पॉलिसीज ऐसे करी, कुछ परमिशन दे दी जो कि फॉरेन कंपनी को ऑटोमेटिक परमिशन के अंडर आ गया। FIPB was set up to promote foreign investment।
ठीक है जी, FIPB बोर्ड सेट हुआ, FIPB सेट हुआ प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये थे कुछ फीचर्स हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। अब हम पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन मींस फ्रीडम ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम द अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, फ्रीडम देनी बिजनेस को, इंडस्ट्री को, जो कि अननेसेसरी कंट्रोल्स थे ना गवर्नमेंट के, उसको हटाने के लिए। अब और इस कैसे हटाएंगे, लाइसेंस को अबॉलिश करके, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसेस अबॉलिश करके, डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस को फ्रीडम देके, फ्रीडम इन डिसाइडिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये लिबरलाइजेशन के हमारे फायदे होते हैं। सो इसके बाद हम करते हैं प्राइवेटाइजेशन कैसे होती है। प्राइवेटाइजेशन इज अ प्रोसेस of reducing the role of public sector in the economic activities of a country। प्राइवेटाइजेशन होती है, प्रोसेस है जो कि पब्लिक सेक्टर के रोल को इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री, इट इन्वॉल्व इंडक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। मीन इन सिंपल टर्म्स प्राइवेटाइजेशन मैंने पहले बोला, पब्लिक सेक्टर को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर को पावर्स देनी। मीन टू से पब्लिक और प्राइवेट में आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं, पब्लिक सेक्टर में होती है गवर्नमेंट की थोड़ी सी ज्यादा शेयर और गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसमें, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर यू मी और हम कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, और दैट इज रिलायंस, ये वो, ये दीज आर द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो प्राइवेट सेक्टर को पावर्स दी ताकि अपना गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना कंट्रोल को डिल्यूट करा ताकि प्राइवेट सेक्टर आ जाए। ठीक है, द गवर्नमेंट मतलब उसने ना, पता क्या था, पहले था 51% से ज्यादा होती थी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे शेयर, उसको डिल्यूट कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, ताकि उसकी 51% से भी कम आ जाए और प्राइवेट सेक्टर की शेयर बढ़ जाए, जिससे उसका कंट्रोल कम आ जाए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी। ठीक है, तब अब नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से मतलब हमें है ही है कि एक कंट्री की कोई भी बिजनेस दूसरी कंट्री में कर सकता है, बाहर की कंपनी से यहाँ आ सकती है, यहाँ की। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन ओपन मार्केट कर दी थी। इससे क्या हुआ, कैसे उसने ओपन मार्केट करा, अबॉलिशिंग ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स। पहले क्या था, इंपोर्ट करते वक्त ना लाइसेंस चाहिए होते थे, हमें कुछ भी इंपोर्ट करना ना बाहर से तो हमें लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से, वो अबॉलिश करती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लाइसेंस की। रिमूवल ऑफ टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव कर दिया। शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन वाज इंक्रीज्ड, तो फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन का शेयर था वो इंक्रीज कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB हमने पहला करा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को सेटअप किया टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करेंगे LPG का ना इम्पैक्ट क्या पड़ा बिजनेस इंडस्ट्री में। इम्पैक्ट ऑफ LPG पॉलिसी on business and industry। इम्पैक्ट क्या पड़ा था जी LPG पॉलिसी का, क्या इम्पैक्ट पड़ा होना चाहिए। एक तो जी इंक्रीजिंग कंपटीशन हो गया, कैसे, ग्लोबलाइजेशन होगी, बाहर की कंपनीज भी यहाँ आ गई तो कंपटीशन इंक्रीज हो गया। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, जब ग्लोबलाइज हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुल गए तो बाहर के लोग भी डिमांड करने लग पड़े, तो हमारा कस्टमर स्केल भी बढ़ गया। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कैसे, पहले इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड था क्या, अगर कभी साल 2 साल 3 साल बाद एक टेक्नोलॉजी
या अब क्या ऐसा होने लगा, बाहर की टेक्नोलॉजीज ज्यादा एडवांस होने लग पड़ी, तो रैपिड चेंज आने लग पड़ा उनको compete करने के लिए, है ना। वो भी हमारी फॉरेन कंट्रीज भी तो हमारी कॉम्पिटिटर बन गई, जिससे उनकी टेक्नोलॉजीज को हमें मैच करना पड़ेगा, और डे टू डे वो चेंज अपनी टेक्नोलॉजीज में करते थे, तो हमें उनके साथ कॉप अप करना पड़ा, जिससे रैपिड चेंज हुआ हमारी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में। नेसेसिटी फॉर चेंज, रैपिड चेंज इन द मार्केट फोर्सेस द एनवायरनमेंट एंटरप्राइजेस टू कंटिन्यूअसली मॉडिफाई द ऑपरेशंस। जब मार्केट ही रैपिडली चेंज होने लग पड़ी एकदम से, क्योंकि बाहर की कंट्री की भी मार्केट इंडिया में और इंडिया मतलब आपस में जब डीलिंग शुरू हो गई, तो एकदम से सब कुछ रैपिडली चेंज होने लग पड़ा। फिर क्या हुआ, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग को डेवलप करना पड़ा, है ना। ह्यूमन रिसोर्स अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ा अलग से, उनको समझने के लिए कि बाहर को कैसे compete करना है, तो हमें ट्रेनिंग की भी करनी पड़ी। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब था मार्केट को समझने के लिए लोगों को मतलब टाइम लगा, लोगों को मार्केट को स्टडी करते वक्त टाइम लगा, लोग मार्केट को मतलब, क्योंकि एकदम से मार्केट बिल्कुल शफल हो गई थी, क्योंकि जब बाहर की भी मार्केट, बाहर के नीड्स, बाहर की डिमांड्स अलग है, यहाँ की डिमांड्स अलग है, कस्टमर बेस अलग है, कॉम्पिटिटर्स अलग है, कंपनीज अलग है, तो मार्केट बिल्कुल चेंज होगी। तो मार्केट को अच्छे से समझना भी उस पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, अब बजटरी सपोर्ट लॉस हो गया टू द पब्लिक सेक्टर, मीन टू से पहले था पब्लिक सेक्टर के हाथ में सब कुछ था, अब क्या हो गया कि पब्लिक सेक्टर के हाथ से चीजें निकलनी शुरू होगी, छूटनी शुरू होगी, सारा प्राइवेटाइज होने लगा। तो ये थे इम्पैक्ट हमारे एलपीजी के, ठीक है। नाउ हम थोड़ी बात करते हैं, हमारे जो मेन कंसेप्ट्स थे वो खत्म हो गए हैं, थर्ड चैप्टर भी मोस्टली हमारा सारा खत्म हो गया। एक लास्ट हम बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन से मतलब क्या होता है हमारा, डीमोनेटाइजेशन is the act of striping or discontinuing a currency unit of its status as legal। मतलब क्या, आपको आप पता होगा 2016 में भी अभी आई थिंक 8 नवंबर को हुआ था, हाँ 8 नवंबर को डिमोनेटाइज हुआ था रिसेंट 2016 में, कि अनाउंस हो गया कि ये करेंसी बंद, मीन टू से कि that is not have that currency is not, that note is not having market value from such particular date, okay। So इसमें क्या हुआ था, demonetization act of striping or discontinuing a currency unit of its status as legal। It usually occurs when there is a change in currency by the government। During implementation of this policy, the currency that has lost its legal status is deposited with the banks and replaced with currency that is still valid। क्या हुआ था, जब पीछे भी हमारी डिमोनेटाइज हुआ था, तब क्या हुआ था कि जो भी पुराने नोट्स हैं वो बैंक्स में इस डेट तक डिपॉजिट करा दो, और आप बैंक से नई करेंसी उनके बदले ले लो, ठीक है जी। अब कई लोग कहते हैं ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए भी ये होता है, बट कई बार गवर्नमेंट मतलब पुरानी करेंसी को चेंज वैसे भी कर सकती है, ठीक है। अपना उसने करेंसी बंद करी, करेंसी बंद करके न्यू करेंसी जब उन्होंने छापी तो उन्होंने बोल दिया पुराने सारे नोट्स इस डेट से मार्केट में बंद, कोई इनका लीगल स्टेटस नहीं है, और इस डेट तक ये बैंक में जाएं, अपना जो भी कैश है वो डिपॉजिट करा के नई करेंसी ले रहे हैं, ठीक है। और वो जो पुरानी करेंसी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सो ये होता है डीमोनेटाइजेशन। A lot of countries have tried demonetization, and while it worked well for some countries, it didn't work for others. For example, Nigeria introduced new currency and banned the old notes in 1984. Its economy, however, collapsed after this, and it was debt-ridden and high on inflation. Similarly, in Myanmar, military invalidated around 80% value of money to curb black market. कैसा हुआ, कई कंट्रीज में क्या होता है कि मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाती है कि जब डिमोनेटाइजेशन होती है। नाइजीरिया में 1994 में डिमोनेटाइज हुआ तो क्या हो गया, सारी मार्केट कोलैप्स होगी, ठीक है, डेट के अंडर दबगी, इन्फ्लेशन होगी वहां पे बहुत ज्यादा, तो वहां पे उन कंट्रीज में कंसेप्ट नहीं ये चला। बट सिमिलरली म्यांमार में ये जो हुआ था जिसमें 80% वैल्यू ऑफ मनी टू
मतलब मिलिट्री इनवैलिडेटेड अराउंड 80% वैल्यू ऑफ मनी, इनवैलिडेट कर दिया जी। उसमें क्या हुआ, क्यों किया था उन्होंने, टू कर्ब ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल अबॉलिश करने के लिए उन्होंने म्यांमार में डिमोनेटाइजेशन करा था, वहां सक्सीड हुआ। डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में कब कब हुआ? इंडिया फेज इट्स फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन 1946। जो इंडिया में है ना, इंडिया में फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया हुआ 1946 में। ऐसे ही सेकंड डिमोनेटाइजेशन हुआ 1978 में, ठीक है। और इन दोनों के रीजंस क्या थे? टू कर्ब ब्लैक मनी। ठीक है जी। On the both occasions, the reason was to combat black money that went circulating wide and large. और हाँ, और 8 नवंबर, फिर 8 नवंबर को थर्ड बार हुआ, थर्ड डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? 8 नवंबर 2016 को इंडिया में, ठीक है जी। India witnessed the third phase of demonetization wherein Prime Minister नरेंद्र मोदी banned, हमें याद होगा कौन कौन से नोट बंद हुए हैं, 500 एंड 1000 के, ये नोट बैन हो गए थे विद इमीडिएट इफेक्ट। उन्होंने बोल दिया आज रात 12 बजे से, मतलब बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट पे खत्म हो गया था ये नोट करेंसी। फिर the country moved one step towards digitalization. In the banning of, अब इसके बैन करने से क्या हुआ, कंट्री किस तरफ रुख ले लिया कंट्री ने? डिजिटलाइजेशन कि मतलब कार्ड से पेमेंट करो, कैश ना रखो पास, है ना। अब कंट्री, हर एक बंदा थोड़ा सा डरता है कैश रखने के लिए, वो डिजिटल इंडिया की तरफ इंडिया जाने लगा। In the age where almost every person uses a mobile phone, the concept of online wallets came out to be very successful. इस डिमोनेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ कि मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स बहुत सक्सेसफुल, जैसे गूगल पे हो गया जी, पेटीएम हो गया, एयरटेल बैंक मनी हो गया, ठीक है, और भी कई सारी, फोन पे, ये सारी चीजें जो हैं ये कब से ज्यादा मार्केट में चलने लग पड़ी? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 के बाद, ठीक है। ऑनलाइन वॉलेट refers to an electronic device that allows an individual to make electronic transactions. The announcement of the demonetization of the currency has caused huge inconvenience to the people. लोगों को बहुत दिक्कतें हुई। Cash crunch become a major problem due to the unavailability of small currency denominations. Objectives behind क्या थे हमारे demonetization के? आपको पता है क्या ऑब्जेक्टिव थे? It is an attempt to make India corruption free. करप्शन को खत्म करने के लिए। इट इज डन टू कर्ब ब्लैक मनी, और थर्ड टू कंट्रोल एस्केलेटिंग प्राइस राइज, ठीक है, टू स्टॉप फंड्स फ्लो टू इलीगल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी में जो कैश जा रहा था वो उसको खत्म करने के लिए, टू मेक पीपल अकाउंटेबल फॉर एवरी रुपी दे पोसेस एंड पे इनकम टैक्स रिटर्न। कईयों ने इनकम टैक्स रिटर्न पे ही नहीं करते, वो कैश में ट्रांजेक्शन के घर पे भरा पड़ा था कैश, वो अकाउंटेबल ही नहीं था कि कहां से आया, कैसे आया, तो ऐसे में उन सभी को काउंटेबल होना पड़ा। टू मेक पीपल, इट इज एन अटेम्प्ट टू मेक अ कैशलेस सोसाइटी एंड क्रिएट अ डिजिटल इंडिया। सो हमें ये सारी चीजें पता है। एक तो डिजिटल इंडिया के कारण किया, कर्ब ब्लैक मनी के कारण किया, ठीक है, एक करप्शन को खत्म करने के लिए करा, इलीगल एक्टिविटीज में जो पैसा वेस्ट हो रहा था उसको काबू करने के लिए करा, जो हमारे लोगों के पास अनअकाउंटेबल कैश पड़ा हुआ था, जो जिनका उनको पता नहीं था कहां से आया कहां से, उनको अकाउंटेबल करके उनके ऊपर टैक्स लिया गया गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स लिया उनसे, उनके ऊपर। तो ये सारे चीजें थी डिमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की। सो दिस टॉपिक completes our exhaustive lecture on business environment. Okay, this is our third chapter of business studies. So I hope आपने बहुत अच्छे से समझा। हम थोड़ा सा 5 मिनट लगाकर रिवाइज करते हैं, हमने पढ़ा क्या आज।
बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने पहले पढ़ा इसके फीचर्स या नेचर्स या करेक्टरिस्टिक्स, एक ही चीज है। फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ी इसकी डायमेंशंस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में क्या रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या रिफॉर्म्स थे, वो पढ़ा, एलपीजी के सारे कंसेप्ट क्लैरिटी करा। फिर हमने साथ में स्टार्ट कर दिया डीमोनेटाइजेशन क्या था, डीमोनेटाइजेशन कब कब हुआ और क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या क्या अचीव किए, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारा हमने डीमोनेटाइजेशन भी टॉपिक कंप्लीट कर दिया। सो आज हमारा थर्ड चैप्टर भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। आई होप आपको समझ में आया। अगर किसी भी चीज में कभी भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट लिखो और मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इफ यू डिडंट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो आगे नोटिफिकेशंस के लिए। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन अवर वीडियो and share it to your friends as much as you can. Thank you so much.